हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, संस्कृत में यदि हम किसी भी संस्कृत वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं या फिर हिंदी वाक्य को संस्कृत में ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें धातु रूप की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे धातु रूप और शब्द रूप क्लियर नहीं होते तब तक हम किसी भी हिंदी वाक्य को संस्कृत में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते और संस्कृत वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम धातु रूप की बात करते हैं। तो धातु रूप वैसे तो तीन तरीके के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है परस्मैपदी, परस्मैपदी, दूसरा है आत्मनेपदी और तीसरा है उभयपदी। ये तीन प्रकार के धातु रूप, अपने धातु रूप वो तीन प्रकार के चलते हैं और तीनों में पूरे पाँच लकार चलते हैं। 10th क्लास तक, 10वीं क्लास तक पूरे 5 लकार चलते हैं, जिनमें लट लकार, दृढ़ लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, ये पूरे 5 लकार चलते हैं। और 10th के अलावा आगे 11th से पूरे 10 लकार चलते हैं। तो हमें 10th तक के जो सब्जेक्ट में 5 लकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम परस्मैपदी धातु की बात करते हैं। तो देखिए, परस्मैपदी धातु और आत्मनेपदी धातु, इन दोनों में अंतर क्या होता है। परस्मैपदी धातु में हम अति, अतः, अंति इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत। तो जो भी अपना मूल शब्द है, मूल धातु है, जो अपनी मूल धातु है, उस मूल धातु के अंदर हम अति, अतः, अंति इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। तो वो तो परस्मैपदी धातु हो जाती हैं। और आत्मनेपदी में जैसे सेवते, सेवते, सेवंते, इस तरीके से अपना आत्मनेपदी धातु चलता है। तो इसमें अते, एते, अंते, इसमें चलता है अते, एते, अंते। तो ये चलता है अपने आत्मनेपदी धातुओं में। और उभयपदी जो धातुएं हैं, वो कुछ धातु ऐसी कॉमन है जो दोनों पदों में चलती है, परस्मैपदी में चलती है और आत्मनेपदी में भी चलती है, दोनों में चलती है। उसे उभयपदी धातु कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम परस्मैपदी धातुएं पढ़ते हैं। और जब तक आपके धातु रूप क्लियर नहीं होते तब तक आप किसी भी हिंदी वाक्य को संस्कृत वाक्य में ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें रोजाना के 2-2 या 3-3, चलो 2-2 मान लेते हैं, तो रोजाना के हमें 2-2 धातु रूप याद करने हैं। तो सबसे पहले हम पठ धातु है, इसका लट लकार, आज पर धातु का लट लकार और लीट लकार, 2 लकार पढ़ेंगे हम और दोनों को याद करना है, अपनी नोटबुक में भी लिखना है। तो देखिए, अपने धातु रूप पढ़ने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पुरुष लिखेंगे। यहाँ एक वचन, यहाँ द्विवचन और यहाँ बहुवचन लिखेंगे, क्योंकि 3 तो पुरुष हो जाएंगे और 3 इसके वचन हो जाएंगे। तो पहले प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में पठ धातु का रूप लट लकार में चलाने के लिए, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। तो लट लकार में पठ धातु का रूप चलाएंगे तो कैसे चलेगा, पठती, पठतः, पठंती। फिर मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में चलेगा पठसी, पठतः, पठत। फिर आता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में चलेगा पठामी, पठावह, पठामह।
ये पट धातु का लट लकार है और लट लकार को हम वर्तमान काल कहते हैं। पढ़ने में लर्न करने में बिल्कुल इजी है और सबसे खासियत या ख़ास बात यह है कि जब तक हमें ये धातु रूप लर्न नहीं होंगे तब तक हम किसी भी हिंदी वाक्य को संस्कृत में अनुवाद नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, इसको लर्न करना पड़ेगा और लर्न करने के बाद में ही हम हिंदी टू संस्कृत में ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो देख लीजिए, प्रथम पुरुष का एक वचन पठती, पठता है, पठंती। मध्यम पुरुष पठसी, पठता है, पठत। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का मतलब तो आप सब जानते हो। किसी भी एक संख्या के लिए, जैसे वह है तो वह के लिए पठती, वे दोनों के लिए पठता है, वे सब के लिए पठंती। तुम के लिए पठसी, तुम दोनों के लिए पठता है, तुम सब के लिए पठत। मैं के लिए पठामी, हम दोनों के लिए पठावा है, हम सब के लिए पठामा है। वो बात हम आगे पढ़ेंगे जब हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें इसे लर्न करना है। तो लर्न कैसे करेंगे? पठती, पठता है, पठंती, पठसी, पठता है, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। तो ये अपना पट धातु का लट लकार हो गया। और बाकी भी अपने जैसे लिख धातु है, हस धातु, क्रीड धातु, ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं। इसके भी, इन सभी धातुओं के लट लकार बिल्कुल इस तरीके से चलेंगे। जैसे लिख धातु के लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामा। हंस के हंसती, हंसता, हंसंती, हंससी, हंसता, हंसत, हंसामी, हंसावा, हंसामा। इसी तरीके से क्रीड के क्रीडती, क्रीडता, क्रीडंती, क्रीडसी, क्रीडता, क्रीडत, क्रीडामी, क्रीडावा, क्रीडामा। हंस का मतलब हंसना, लिख का मतलब लिखना, क्रीड का मतलब खेलना। तो इस तरीके से बहुत सारी धातुएं हैं, वो सारी धातुएं मैं आपको समझा दूंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले हमें जो नॉर्मल बातें हैं पहले वो याद रखनी पड़ेगी। तो ये अपना पर धातु का लट लकार हो गया। अब आगे हम दूसरा लकार है अपना लिट लकार। दृढ़ लकार, दृढ़ लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल में हम दृढ़ लकार का प्रयोग कैसे करते हैं? पट धातु का देख लेते हैं। पठी शैती, जो हमने पठती पढ़ा था तो उसमें शे का प्रयोग कर देंगे और ठय में ई का आगम हो जाता है, इसलिए पठी शैती बन जाता है। पठी शैती, पठी शैतः, पठी शयंती। मध्यम पुरुष में पठी शैषी, पठी शैथः, पठीशत। उत्तम पुरुष में पठीश्यामी, पठीश्यावः, पठीश्यावः, पठीश्यामः। और जहाँ पर भी जिस जगह भी विसर्ग का प्रयोग किया गया है हमें उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि विसर्ग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता है। क्योंकि विसर्गों का संस्कृत में महत्व क्या होता है वो हम आगे धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे तब मैं आपको इन सब की जो महत्वपूर्णता है वो आपको बताऊँगा। तो देखिए, पर धातु का दृढ़ लकार जिसे हम कहते हैं भविष्यत काल, इसके रूप चलते हैं पठी शैती, पठी शैतः, पठी शयंती, पठी शैषी, पठी शैतः, पठीशत, पठी श्यामी, पठी श्यावः, पठी श्यामः। अब भविष्य काल में हम प्रयोग करते हैं जैसे जाएगा, जाएगी, जाऊंगा, जाएंगे। तो
उनमें इन चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि हम हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन करेंगे तो जैसे मैं गांव जाऊंगा, तो अंत में जो जाऊंगा यानी कि ये तो अपने धातुएं हैं, धातु का मतलब क्रिया ही होता है, धातु का मतलब हिंदी में क्रिया होता है। तो जाना पढ़ना क्रियाएं हैं जिसके अंत में ना लगता है, खाना पीना नहाना धोना खेलना कूदना पढ़ना सोना लिखना हंसना कूदना, ये सब क्रियाएं हैं और इसी को ही संस्कृत में हम धातु कहते हैं। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि मैं गांव जाऊंगा या मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो जाऊंगा जो शब्द आ रहा है अंत में ये क्रिया है, जाऊंगा ये गम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का होता है गमिष्यामि। कैसे बना मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जाऊंगा की। अब जाऊंगा शब्द है वो किसके लिए काम लिया जाता है? खुद के लिए, यानी मैं के लिए। जाऊंगा शब्द में जब मैं वाक्य लिखूंगा कि मैं जयपुर जाऊंगा, तो मैं के साथ ही जाऊंगा आऊँगा, वह जयपुर जाऊंगा, ये वाक्य थोड़ी बनता है। तो मैं जयपुर जाऊंगा, तो इन तीनों की जो तीनों पुरुष दिए हुए हैं, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, इन तीनों का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, वो जानने के बाद में ही इसका हिंदी अनुवाद कर पाएंगे हम। क्योंकि जाऊंगा शब्द आ गया वो मैं के साथ होता है, और मैं उत्तम पुरुष का एक वचन होता है, मैं द्विवचन होता है हम दोनों, बहुवचन होता है हम सब, वो मैं इसके बाद में अभी लिखवा देता हूँ। लेकिन पहले आप पर धातु का लिट लकार देख लीजिए। पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, इस तरीके से आपको याद करने हैं, नोटबुक में भी लिखना है। जब तक याद नहीं होंगे तब तक आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से इसको फाइट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम देने के लिए संस्कृत का हिंदी में ट्रांसलेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ कि किस तरीके से हमें ट्रांसलेशन करना है। तो देखिए आपको थोड़ा सा हिंदी में इसका तरीका बता देता हूँ मैं कि हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए पुरुष के जो महत्व है, पुरुष का जो महत्व है वो क्या है। जैसे प्रथम पुरुष में वह है, द्विवचन में आ जाता है, एक वचन में वह है, द्विवचन में वे दोनों, यहाँ इनका प्रयोग नहीं होगा। प्रथम पुरुष वह है, एक वचन का, द्विवचन का वे दोनों, और बहुवचन का वे सब। क्योंकि बहुवचन का मतलब बहुत सारे, तो सब आते ही बहुत सारे। द्विवचन का मतलब दो, तो वे दोनों आते ही दो हो गए। और वह सिंगल यानी अकेले के लिए वह का प्रयोग करता है, तो एक का मतलब तो एक ही होता है, वह का मतलब एक के लिए करते हैं। मध्यम पुरुष में तुम, हमने हिंदी में पुरुष पढ़े तो एक बार उसको रिवाइज कीजिए, वापस हिंदी में जाकर के पुरुष में जाकर देखिए। जो हमने सर्वनाम पढ़े हैं, सर्वनाम में हमने पुरुष पढ़े हैं, तो सर्वनाम में जाकर देखिए, पुरुष में हमने प्रथम पुरुष पढ़ा था। प्रथम पुरुष का मतलब कौन होता है? अन्य पुरुष। हिंदी में प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी बोलते हैं, यानी कि जो न तो बोलने वाला हो न ही सुनने वाला हो, वो अन्य पुरुष होता है। यानी कि वह, ये न तो बोलने वाला है न सुनने वाला है, किसी अन्य के बारे में बात करते हुए होता है अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। तो एक वचन के लिए वह, द्विवचन के लिए वे दोनों, बहुवचन के लिए वे सब। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में आ जाएगा तुम, द्विवचन में आ जाएगा तुम दोनों, और बहुवचन में आ जाएगा तुम सब। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में एक वचन में आता है मैं, खुद के लिए मैं का प्रयोग करते हैं। उसमें हमेशा दो मात्राएं आती है, ध्यान रखना। और किसी शब्द में हम किसी शब्द के अंदर जो मैं लिखते हैं, इस मैं का मतलब और इस मैं का मतलब दोनों में अंतर होता है, क्योंकि ये मैं होता है वो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये मैं यानी किसी शब्द के अंदर कोई वस्तु है, जैसे पानी में कचरा है, तो पानी में शब्द का प्रयोग करने के लिए मैं का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द में इसका प्रयोग करने के लिए
क्योंकि में का मतलब होता है अंदर और इस में का मतलब होता है खुद के लिए। तो उत्तम पुरुष का एकवचन में, द्विवचन में हो जाएगा हम दोनों, और बहुवचन में हो जाएगा हम सब। तो अब मैंने यहाँ लिखा था जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा, या मैं जयपुर जाऊंगा। तो देखिए जाऊंगा मैं के लिए मैंने कर्ता क्या लिखा, मैं, तो मैं के लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा उत्तम पुरुष एक वचन का, क्योंकि उत्तम पुरुष हो गया मैं और एक वचन हो गया। इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मैं शब्द कौन सा गया, उत्तम पुरुष का एक वचन। तो अब इसमें देखो बात क्या आती है, जो हमने लकार पढ़े थे, पढ़ती पढ़ते पठंती, उसी तरीके से गम का, गम के रूप चलते हैं गस्ती गस्ता गछंती, गम के रूप चलते हैं ऐसे। गम के लट लकार में रूप चलते हैं गच्छती गच्छता गछंती, गच्छसी गच्छता गच्छत, गच्छामी गच्छावह गच्छामह। और लृट लकार में चलेंगे गमिशेति, लृट लकार में, वो मैं आगे आपको लिखवा दूंगा। लृट लकार में चलेंगे गमिशेति, गमिशेति। अभी तो मैं जो एक वाक्य बताया था उसका प्रयोग करने के लिए बता रहा हूँ कि उसका प्रयोग कैसे करते हैं हम। गमिशेति गमिशेष, गमिशेति गमिशेता गमिशंति, गमिशेषि गमिशेता गमिशत, गमिष्यामि गमिष्यावह गमिष्यामः। तो मैंने उत्तम पुरुष का एक वचन बोला गमिष्यामि, गमिशेति गमिशेता गमिशंति, गमिशेषि गमिशेता गमिशत, गमिष्यामि। उत्तम पुरुष का एक वचन यहाँ आता है गमिष्यामि, गमिष्यामि। ये आ गया उत्तम पुरुष का एक वचन, यानी मेघ के लिए। और मेघ की संस्कृत होती है अहम। जयपुर की संस्कृत, जयपुर लिखकर इसके ऊपर अनुस्वार लगाना है बस, ये हो जाएगा जयपुरम। तो अहम जयपुरम जाऊंगा, तो जाऊंगा के लिए उत्तम पुरुष का एक वचन होता है गमिष्यामि, तो यहाँ आ जाएगा गमिष्यामि। ये देखिए हिंदी का संस्कृत में ट्रांसलेशन हो गया। तो हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन करने के लिए हमें इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो धीरे धीरे हम इसको स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे, लर्न करेंगे। तो आज मैंने आपको पट धातु का लट लकार और लिट लकार दोनों बता दिया है, समझा दिया है। तो उसको आप पहले लर्न कर लेना, और उसी तरीके से क्रीड धातु है, लिख धातु है, हस्त धातु है, वो भी लिख लेना, क्योंकि इसके भी रूप सेम टू सेम चलेंगे। तो इन तीनों के दो दो रूप लिख लेना, जैसे लिख धातु का लट लकार और लिख धातु का लिट लकार, दोनों लकार आप लिख लेना। और गम धातु का है वो आपको मैं ये पट धातु पढ़ने के बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है। 4-5 धातुएं अपनी है वो थोड़ी अलग तरीके से चलती है, उनका प्रयोग कैसे होते हैं वो हम आगे देखेंगे सब। तो उसके लिए पहले हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, तो पहले ये दो जो धातुएं बताए हैं पहले उसको अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद।